सर या ना तुम्ही पण. कृपीत सर या. थांब रे निलेश. काय नाही रे तुमच्या ह्याच्यात माझं पेपर बघा. हां सौ बघा कब दिसले पाहिजे काय बघा ऑर्डर बघा. उनके साथ वार्तालाप शुरू करने की विनती करता हूँ. ये बात करना चाहता हूँ ख़ासतौर से राजा भाई का. आपसे मेरी जब दिल्ली में मुलाकात हुई थी उसी समय बात तय हुई थी कि जब भी मैं मुंबई आऊँगा तो मैं आपको ज़रूर संदेश दूंगा, फिर बैठ के बात करेंगे. तो मेरा सौभाग्य की बात है कि आज आप सारे लोगों की बैठक थी. फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ आ सकते हैं, एक बार सारे लोगों से मुलाकात हो जाएगी. तो इसके लिए मैं एक सब आप खासतौर से राजा जी को और आप सारे लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूँ और माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ कि मुझे देख आप लोग बातचीत कर सकते हैं. 2 मिनट सर 2 मिनट. प्रफुल्ल देखिए, आज की जो बैठक है आप लोगों की, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि एक एसोसिएशन के माध्यम से आपने सारे लोगों को एकत्रित किया है और उस एकत्रित करने से कम से कम आप लोगों से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो सही फोरम तक पहुंच सकती है जहां पर कि इसका समाधान हो सकता है. क्योंकि आप लोग बहुत ही विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, बहुत एडवर्सिटी में काम करते हैं. ऐसी स्थिति में लगातार आप लोगों का एक दूसरे से संपर्क होना और आपका एकजुट होना आपके कार्य को थोड़ा आसान बनाता है. इसके लिए कि अच्छी शुरुआत है और मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि मैं आज आप लोगों के बीच में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ. सर सब कुछ चालना करेंगे. हाँ देखिए, मैं पूरा प्रयास करूँगा, पर चूँकि ये मामले तो राज्य स्तर पर तय होते हैं और आप जानते हैं कि कई बार सरकार में फैसला लेने में कुछ विलम्ब भी हो जाता है. पर हम लोग अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि जो आप लोगों की मांग है और आप लोगों को जो एक रिकॉग्नाइजेशन सरकार की तौर से मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, ज़रूरी है. क्योंकि आप लोगों के माध्यम से हम लोग अपनी बात लाखों लाख लोगों तक पहुंचाते हैं. तो यदि वो एक रिकॉग्नाइजेशन आप लोगों को मिले, अगर आप लोगों की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको महत्व मिले तो एक अच्छी बात है. अभी हाल में चूँकि आपके अध्यक्ष जी की मुलाकात हमारे महाराष्ट्र के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय अजीत दादा पवार से भी हुई है और वहाँ आपने उन सारे मुद्दों को रखा भी है. तो मुझे लगता है कि कोल्हापुर में आप लोगों की जो मीटिंग है वो इस मामले में एक मील का पत्थर साबित होगी और उसमें निश्चित रूप से अजीत दादा पवार कुछ ना कुछ इस मामले में आप लोगों के उस मेमोरेंडम पर विचार मंथन करने के उपरांत कोई ना कोई सकारात्मक पहल जरूर करेंगे. देखते हैं इसमें. देखिए कि ये जो फैसला हुआ है इस फैसले का इंतज़ार सिर्फ महाराष्ट्र को ही नहीं पूरे देश के लोगों को था और विशेष रूप से उन लोगों को भी था जो राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं. क्योंकि ये हमारे यहाँ पर डिसक्वालिफिकेशन से जुड़ा हुआ मुद्दा था और एक देश के लोकतंत्र के लिए चीज़ बेहद ज़रूरी है कि हमारी जो लोकतांत्रिक संस्थाएं वो बेहतर तरीके से काम करें. इसलिए ये बहुप्रशिक्षित फैसला था जिस पे कि कल आदरणीय राजू नार्वेकर जी ने अपना फैसला सुनाया है. जब चूँकि अब फैसला आ चुका है और फैसले पे आने के बाद तो चर्चाएं होती हैं, हम लोग इसको इस ढंग से देखते हैं कि ये लोकतंत्र को मजबूत करने वाला फैसला है और ये उन सारे राजनीतिक दलों के लिए भी एक संदेश है जो अपने संगठन को कायदे कानून का ध्यान ना रख के चलाते हैं. ये जो इसके पीछे मूल कारण है कि ऐसी पार्टियां जहां पर कि पार्टियों की जो मुखिया हैं, चूँकि वो लोकप्रिय नेता होते हैं और उनकी अपनी खुद का एक आभा मंडल होता है, उस आभा मंडल के अंतर्गत वो फैसले लेते चले जाते हैं जबकि उसको कानून की कसौटी पे रख के कभी वो लोग नहीं देखते. इसमें भी यही स्थिति हुई है कि जब एक संगठन है जो कि इस देश में राजनीतिक दलों को पंजीयन देता है और उनको रेगुलेट करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत चुनाव आयोग, तो सारे राजनीतिक दलों का जो पंजीयन है वहीं पर होता है. और ये भी उसमें एक नियम है कि यदि कोई भी राजनीतिक दल अपने दिए गए संविधान में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन करता है तो उस परिवर्तन की सूचना विधिवत उसको चुनाव आयोग को देना होगी और वहाँ से उसका अनुमोदन कराना होगा. ये ठीक बिल्कुल ऐसी ही प्रक्रिया है कि जब कोई पार्टी अपने नए पंजीयन के लिए जाती है तो उसको अपने बायलाज वहाँ पे सबमिट करना होते हैं. उसके बाद उसका अनुमोदन होने के उपरांत ही उसको एक पंजीकृत राजनीतिक दल का दर्जा मिलता है.
यहाँ इस मामले में ये हुआ था, विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ शिवसेना के मामले में, इन्होंने 1999 में अपनी पार्टी का पंजीयन किया और पार्टी के जो उनके उस समय के बायलास थे उसमें 2018 में उन्होंने परिवर्तन किया, लेकिन उस परिवर्तन की सूचना ना तो उन्होंने चुनाव आयोग को दी और ना ही उनका किसी प्रकार का अनुमोदन प्राप्त किया। इसके कारण ये स्थिति निर्मित हुई है। तो इसमें पूरी गलती शिवसेना के नेतृत्व की है और ये उन सारे राजनीतिक दलों के लिए भी संदेश है जो इस प्रकार से अपने राजनीतिक दलों को चलाना चाहते हैं। सर ठीक है, ये देखिए, जब एक आदमी, ये विपक्ष की बात नहीं है, ये उस पीड़ित व्यक्ति, उस पीड़ित दल के नेताओं के बयान हैं जो इससे प्रभावित हुए हैं। तो अगर कोई फैसला जिसके खिलाफ आएगा तो वो अपनी बात को, अपनी कमी को जस्टिफाई करने के लिए किसी ना किसी शब्द का उपयोग करेगा। तो उसके अंतर्गत उन्होंने इस बात का उपयोग किया है जो अभी आपने कहा, और मैं उनकी इस बात से पूरी तौर से असहमत हूँ। ये बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम है। और ये मैंने जैसा पहले भी कहा कि ये एक संदेश है उन सारे लोगों को जो अपनी अपनी पार्टियों को अपनी विम्स पे चलाना चाहते हैं। पार्टी अगर कोई चलेगी तो पार्टी के संविधान से चलेगी और देश के कानून के अंतर्गत चलेगी। ये उसका सबसे बड़ा, ये जो कल का फैसला है, ये उसमें सबसे बड़ा एक माइलस्टोन बना है। सर, ये रहा शिवसेना का जो फुट हुई थी उसका निकाल। अब जाके शरद पवार गट और अजित पवार गट, ये दो जो गट है उनकी भी सुनावनी बाकी, उसको किस तरह से देखते हैं आप? किस प्रकार को आपको क्या लगता है उसको? देखिए कि मैं तो चूँकि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ और मैं महामंत्री होने के साथ मैं सुप्रीम कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोनों में पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ अभी इस पूरे मामले में। तो आपके प्रश्न पे जब मैं चिंतन करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने अपने पक्ष को बहुत बेहतर तरीके से, अभी हमारा मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में था जहां सारे आर्गुमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं और वहां अब आदेश के लिए, अंतिम ऑर्डर के लिए मामला लंबित है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो मुद्दे हम लोगों ने वहां रखे हैं उन मुद्दों के आधार पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमारे पक्ष में फैसला देना ही होगा, क्योंकि जो निर्धारित प्रक्रिया है और जिस प्रकार से किसी भी राजनीतिक दल की शक्ति का परीक्षण होता है उसमें हम लोग आदरणीय शरद पवार जी के जो दावे हैं उनसे ऊपर हैं। हमारे पास महाराष्ट्र के करीब 42 विधायकों का समर्थन है, 7 विधायक हमारे पास नागालैंड के हैं और 1 विधायक हमारे पास झारखंड का है। तो विधायकों के जब शक्ति परीक्षण हुआ, वहाँ जो एफिडेविट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में प्रस्तुत किए गए वो हम लोगों के पक्ष भी किए गए। उस आधार पे हम लोगों को ऐसा लगता है। और इसके अलावा जो रैंक एंड फाइल था, रैंक एंड फाइल की तरफ से भी जो विभिन्न हमारी इकाइयाँ हैं जिले की, प्रदेशों की, उनमें भी अगर हम लोग जब देखते हैं तो हमारा बहुमत उसमें ज़्यादा है। इसलिए हम लोगों को ऐसा लगता है ये फैसला हम लोगों के पक्ष में आएगा। या और एक बात ऐसी है कि वो है, देखिए आपने 2-3 मुद्दे उठाए हैं। सबसे पहले तो मैं ईडी की बात स्पष्ट कर दूं। इस मुल्क में कुल मिलाकर करीब 5500 विधायक और लगभग 800 के करीब लोकसभा राज्यसभा के सांसद चुने जाते हैं। तो अगर राजनीतिक दलों के खिलाफ ईडी का उपयोग होता तो ये बहुत बड़ी संख्या होती। तो क्या कारण है कि कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही ईडी की बात होती है? तो मैं ईडी के इस मुद्दे से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो भी हमारी जांच एजेंसियां हैं, इन जांच एजेंसियों का गठन भी हम लोगों ने ही लोकसभा और विधानसभाओं में किया है। और इसीलिए क्या है कि अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है, देश के कानून का उल्लंघन करता है, तो वो जांच एजेंसियां उसके खिलाफ कार्रवाई करें। ये जो जांच एजेंसियां हैं, जब इनके पास कोई शिकायत पहुंचती है, लेकिन आज तक कोई भी सत्ताधारी के खिलाफ ईडी का कार्रवाई नहीं हुआ है। ये जनता की आवाज़ है, हम लोग को भी दिख रहा है। आज तक ऐसा कोई सत्ताधारी पक्ष के आज तक कोई भी न्यूज़ आया नहीं। ठीक, देखिए वही मैं आपको स्पष्ट करना चाहता था कि जांच एजेंसियां काम कैसे करती है। जब जांच एजेंसियों के पास कोई शिकायत पहुंचती है तो उनका ये दायित्व है कि उस शिकायत के ऊपर वो कार्रवाई करें।
उस कार्रवाई करने में कई बार ये होता है कि जो जांच की जो शिकायत की गई है उसमें कुछ तथ्य भी होते हैं, और कई बार वो जो शिकायत करता होते हैं वो तथ्य नहीं देते, खाली एक कमेंट्री दे देते हैं। जांच एजेंसी के लिए ज़रूरी है कि वो उस शिकायत के सबूत ढूंढे और उस सबूतों के आधार पर कार्रवाई करे। तो शिकायत होना, जाँच होना और जाँच के बाद की कार्रवाई होना, ये 3 स्टेज है। तो कई बार जब जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो अपने प्रतिद्वंदी को नीचा दिखाने के लिए या प्रतिद्वंदी की राजनीतिक छवि को ख़राब करने के लिए कई बार तथ्यहीन आरोप भी लगाने लगते हैं। अब अगर उसका सही फोरम पे जवाब ना दिया जाए तो वो बात तेज़ी से लोगों के बीच में चलने लगती है, परसेप्शन बन जाता है। उदाहरण के लिए जैसे चूँकि मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ और आपने जो प्रश्न पूछा है उसमें कहीं ना कहीं शायद हमारी पार्टी से जुड़े हुए नेताओं की भी बात है, तो मैं इसको भी स्पष्ट करना चाहता हूँ। आदरणीय अजीत दादा पवार पर जब आरोप लगा 70,000 करोड़ का, तो आप सब लोगों को जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि उस 3 साल में उनके विभाग का कुल बजट ही 13,000 करोड़ का था। अब आप मुझे बताइए कि 13,000 करोड़ के बजट में 70,000 का किसी प्रकार की कोई अनदेखी या 70,000 की कोई भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है? तो ये एक पॉलिटिकल आरोप था। लेकिन 70,000 मेरा कहना नहीं, मोदी जी गलत यही कह मोदी जी को गलत जानकारी दी गई थी, और जब हम लोगों ने उनको स्पष्ट रूप से बताया, जब उनके सामने उस तथ्य को रखा, तो उनको पता लगा कि उनको दी गई जानकारी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण और राजनीतिक ईर्ष्या के कारण दी गई थी, जिसके पीछे कोई हकीकत नहीं है। और उसके बाद ही फिर उन्होंने ये कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एनडीए के साथ काम करना चाहते हैं तो आप मोस्ट वेलकम, आप लोग एनडीए के साथ काम करिए। इसीलिए आज हम लोग एनडीए के साथ खुल के काम कर रहे हैं।